गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए ग्रेट। तो पिछला लेक्चर आप लोगों ने आई होप हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लिया होगा, जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ में आइसोमर्स डिस्कस किए थे। मैंने कोशिश की थी कि जितने आइसोमर्स हो सके सब आपके साथ में डिस्कस कर लूँ। एंड टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैंने एक बेसिक आपको आउटलुक दे दिया। अब उसके अलावा जब भी इनका इन्वॉल्वमेंट होगा इन फ्यूचर, हम डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। हेडिंग डालेंगे सब लोग, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। समझना मेरी बात को। हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देयर आर सेवरल केमिकल रिएक्शंस। हम लोग सब जानते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो रिएक्शन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, मतलब एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन किस तरीके से वर्क करती है। छोटी सी भाषा में हम एक केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। किस रास्ते से वो रिएक्शन जाएगी, किस तरीके से वो बिहेव करेगी, ये हम लोगों को सीखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने आज सीख लिया तो मेरी बात, इसको मैं कह रहा हूं लिख के ले लो कि क्लास 12 में आपको तकलीफ नहीं आने वाली। क्लास 12 में बिल्कुल परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास 12 में बहुत पूछा था। क्योंकि क्लास 12 में एक पूरा वॉल्यूम पार्ट 2 आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिकल पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। अब अगर आपने वो ठीक से कर लिया, अगर आपने आज ये ठीक से पढ़ लिया, तो कल आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, आई गारंटी यू। ठीक है, तो क्या करना है, शुरू करना है। चलिए ग्रेट। तो देखिए क्या होता है, चीजें यहां पर बोर्ड पे बनाता जाऊंगा, नोट करते जाना, समझते जाना। सबसे पहले आपके पास में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, सबस्ट्रेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है दैट सप्लाइज कार्बन इनटू द केमिकल रिएक्शन। मतलब आपकी जो केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जिसकी वजह से आप बताओ केमिकल रिएक्शन क्यों कर रहे हो। सोचो भाई, आप केमिकल रिएक्शन क्यों कर रहे हो। सर कुछ डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। भाई अगर आपको मीथेन दे दिया और क्लोरीन की रिएक्शन कर दी, जैसे मान लो, इमेजिन करो आपको मैंने मीथेन दे दिया CH4 और क्लोरीन की इसके साथ रिएक्शन कर दी, तो भाई मैं रिएक्शन क्यों कर रहा हूं, क्या मैं पागल हूं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तो अड्डा कुत्ता टॉमी साड्डा कुत्ता कुत्ता, क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे यहां पर CH3Cl नाम का कंपाउंड मिले, ये मेरा डिजायरेबल प्रोडक्ट है। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो केमिकल रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में कार्बन कौन सप्लाई कर रहा है, डेफिनेटली मीथेन ट्रांसफर कर रहा है, तो मीथेन कहलाएगा मेरा सबस्ट्रेट। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे गुलगुलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कार्बन सप्लाई कौन कर रहा है, यानी आपके प्रोडक्ट में जो कार्बन आया है ये कहां से आया है, सर ये मीथेन से आया है। तो मीथेन आपकी केमिस्ट्री में क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है सर, तो ये क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरीन को बोलेंगे हम अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट मतलब अटैकिंग रिएजेंट का काम क्या होगा, सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करना और उसके साथ में केमिकल रिएक्शन करना। यानी सबस्ट्रेट क्या करेगा, मैं ऐसा कह सकता हूं, सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द रिएक्शन अपॉन अटैकिंग द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पर अटैक करके, सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके ये केमिकल रिएक्शन करने में मदद करेगा। तो यहां पर आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन हो गया, तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट कौन हो गया, क्लोरीन। समझ में आ रही बात आपको।
अब क्या होगा, इनिशियली जब अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई देता है। अब ध्यान रखना, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो होता है ये कुछ देर के लिए बनता है, कुछ सेकेंड्स के लिए बनता है, और ये इतना, जिसको बोलना चाहिए अनस्टेबल होता है, इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि ये हमें दिखता ही नहीं है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में आपको इंटरमीडिएट सब्सटेंस को मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मत मेंशन करो। जैसे अब यहाँ पर मैंने कोई इंटरमीडिएट नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने सीधे प्रोडक्ट लिख दिया। अगर हो सकता है यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता हो, कैसा दिखता हो वो इंटरमीडिएट, हो सकता है वैसा दिखता हो, सी एच 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 और Cl। अब आप खुद ही जानते हो कि आपका कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होगा, तो वो मैंने नहीं बनाया। कभी कभी बनाना हो तो बना लो, और फिर इंटरमीडिएट तुरंत टूट के क्या बना जाएगा, आपका प्रोडक्ट, योर डिजायरेबल प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पर क्या यही बना, नहीं, यहां पर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बनाया, दैट इज कॉल्ड एज बाय प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट, जो जबरदस्ती बन जाए, जो एक दूसरा प्रोडक्ट हो, बाय प्रोडक्ट, जो हमारे मेजर प्रोडक्ट के अलावा जो बनता है, दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन कुछ इस तरीके से काम करती है। आपका एक सबस्ट्रेट होता है, उस पर अटैकिंग रिएजेंट आकर अटैक करता है, इनकी रिएक्शन से इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट में हमेशा यही कहूंगा दैट इट इज एन हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट, इट इज एन हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, जो कि कुछ मिली सेकेंड्स, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ही बनता है, और बाद में ये तुरंत टूट के प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट आपको बनाकर दे देता है। बोलो, समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुलगुलो? अरे बोलो भैया, अरे बोलो, आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि सर ऐसी भी तो कई केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें अटैकिंग रिएजेंट के पास में भी कार्बन होता है। सोचने वाली बात है। तो अगर इन फ्यूचर कभी आपको लगता है तो यहां पर स्टार बना के लिख लो दैट इफ अटैकिंग रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट, या ऐसा लिखना चाहिए इफ बोथ रिएजेंट्स या इफ बोथ रिएक्टेंट्स, भाई है तो दोनों रिएक्टेंट्स, इनको हम लोग हमारी नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। तो इफ बोथ द रिएक्टेंट्स यानी जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं हैव कार्बन, देन सबस्ट्रेट कौन बनेगा, देन सबस्ट्रेट विल बी द रिएजेंट on which the reaction is focusing, जिस पर आपकी रिएक्शन फोकस कर रही है। कैसे, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में यहां पर कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहां पर है H और H, और मान लो यहां पर है आपके पास में CH3OH। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां से OH निकला और उसने इस कार्बन पर अटैक किया, तब हमारा फोकस इस कार्बन पर आ गया, तो ये हमारा सबस्ट्रेट बन जाएगा और ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो हमारा जो फोकस है वो किस सबस्ट्रेट पर है, किस रिएजेंट पर है, और जिससे हमें हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरे से हमें बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो हमें बाय प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, हमें प्रोडक्ट की जरूरत है। तो हमारा प्रोडक्ट जिस मॉलिक्यूल की वजह से बन रहा होगा वो कहलाएगा हमारा सबस्ट्रेट, और दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, हमारा अटैकिंग रिएजेंट। क्या ये चीज क्लियर होती है? क्या यहां तक किसी भी तरीके का कोई डाउट? चलिए ग्रेट। अब यहां पर एक टर्म हम और डिसाइड कर लेते हैं कि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन मैकेनिज्म? तो अब आप देखो इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। हो सकता है इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा हो। कैसे भाई? वो आयोनिक रिएक्शन होती है ना, कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो क्लोरीन ने ले लिया। वैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कभी कभी हो सकता है कि एक, जैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाए। भाई ऐसा हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपके पास में यहाँ पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, अब इनका बॉन्ड टूटा तो ये CH3 रह गया, और क्लोरीन ने क्या करा,
अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो कार्बन गरीब हो गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ ना। ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था ये क्लोरीन लेके अपने साथ में भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो गया। तो देयर आर सम चांसेस कि आपकी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो। तो जिस भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा हो, मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होगा, लेकिन अभी आप समझना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो गया, उसके बाद ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटेंगे रिएक्टेंट्स के, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट के पुराने बॉन्ड टूटेंगे और इनके बीच में नए बॉन्ड बनेंगे, नए बॉन्ड प्रोडक्ट में बनेंगे, पुराने बॉन्ड रिएजेंट्स में टूटेंगे। तो ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड इन इट। क्या इनको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, क्या इन्होंने बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी छोड़ी, या इन्होंने बॉन्ड टूटने के बाद एनर्जी छोड़ी और इन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी ली? क्या चीज डिपेंडेंट है, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी छोड़ रहा है, या रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एनर्जी ले रहा है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो जितनी भी एनर्जीज का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। और तीसरा, केमिकल रिएक्शन का रेट एंड द रेट और काइनेटिक्स, रेट और काइनेटिक्स, ये रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, इन सभी चीजों का जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन मैकेनिज्म टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म टेल्स अस अबाउट द रेट और काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन, और रिएक्शन मैकेनिज्म टेल्स अस अबाउट ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, formation of new bond and the energies involved in it. So the complete set is called as reaction mechanism. क्या कोई डाउट, कोई परेशानी? पक्की बात, इतना नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। डन, बहुत बढ़िया। ज्यादा लोड मत लेना, जो चीज सिखा रहा हूं ना बस वो सीखते चलना। अभी तुमको मजा नहीं आएगा, अभी तो क्या है, शुरुआत है। क्लास 11th में बच्चों को लगता है कि अरे सर ये क्या बकवास पेल रहे हो, आप भी यार भैया की तरह बकवास मार रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बकवास नहीं मार रहे हैं, काम की चीज़ की बात करते हैं। वैसे जो बकवास करता है वही चलता है, बट अपन बकवास नहीं मारेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है? नाउ मेरे प्यारे बच्चों, वी ऑल नो कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं? भाई जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि कार्बन कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना तो इसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और आयोनिक बॉन्ड बना ले, ना तो इसका न्यूक्लियस इतना कमजोर होता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो ना तो डोनेट करने की ताकत है, ना तो एक्सेप्ट करने की ताकत है। तो अब इसके पास में बस एक ही ताकत है, क्या? शेयरिंग। और शेयरिंग की वजह से ये हमेशा कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? सो बेसिकली आप लोगों का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेजर फोकस रहेगा वो किस पर रहना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड पर। क्योंकि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है या उसका डेरिवेटिव होता है, और क्योंकि कार्बन आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब इतना क्यों सर बकवास पेली? तो बेटा इसलिए बकवास पेली इतनी क्योंकि समझना मेरी बात को, भटकना मत आधी रात को, कि अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली ये देखने वाले हैं कि आपका जो सबस्ट्रेट था जो कार्बन डोनेट कर रहा है उस पर एक अटैकिंग रिएजेंट ने आके अटैक किया। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मेरे पास में मीथेन है, मेरे पास में मीथेन है और इस मीथेन पे क्लोरीन नाम के अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया। ठीक है, ये देखो, ये मैंने X से इनके इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट
और ये हो गया आपका अटैकिंग रिएजेंट। क्या बात क्लियर होती है? ठीक है, अब समझना मेरी बात को। तो अटैकिंग रिएजेंट को जब सबस्ट्रेट पर अटैक करना होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो पहले इसको अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ताकि एक क्लोरीन फ्री हो जाए। ठीक उसी समय आपके कार्बन को भी हाइड्रोजन से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ताकि ये फ्री हो जाए। तभी तो ये क्लोरीन इस पर जाकर लगेगा और ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा। तभी तो इससे आपको HCl मिलेगा बाय प्रोडक्ट और इससे आपको मिलेगा CH3Cl आपका प्रोडक्ट। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो शुरुआत होती है उसमें आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि आपके सबस्ट्रेट का और अटैकिंग रिएजेंट का बॉन्ड किस तरीके से टूट रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड एज फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई दिक्कत? ठीक है, देखो तो फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ फिजन का मतलब क्या हो जाएगा? फिजन इज नथिंग बट ब्रेक डाउन। फिजन इज नथिंग बट ब्रेक डाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या चीज क्लियर होती है? अब समझना, आपका जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो दो प्रकार से टूटेगा। जो फिजन होगा वो दो तरीके का होगा। पहला होगा आपका हेट्रोलेटिक क्लीवेज। पहला जो हम लोग यहां पर सर्च करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसका नाम क्या होगा? हेटेरोलेटिक। हेटेरोलेटिक क्लीवेज। हेटेरोलेटिक क्लीवेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोलेटिक क्लीवेज? देखो बेटा, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक। एंड हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। मतलब यहां पर क्या होगा, जो बॉन्ड टूटेगा ना वो अनइवन तरीके से टूटेगा। हेट्रोलेटिक क्लीवेज कहां देखने को मिलेगा? हेट्रोलेटिक क्लीवेज आपको हमेशा उन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, उन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा दैट हैव पोलैरिटी, दैट हैव पोलैरिटी और ईदर दे आर आयोनिक। या तो मॉलिक्यूल पोलर हो या आयोनिक हो। मतलब इन शॉर्ट इनके अंदर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो? डिफरेंस हो, तभी ये चीज हो सकेगी। मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन खींचने की आदत होती है, और दूसरा जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दूं क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ये हमेशा आपको वहां देखने को मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक बात समझ लेना, एक बेसिक सा इसका रूल समझ लेना कि अगर आपका कार्बन किसी भी हेलोजन से जुड़ा है ये हरकत होगी। आपका ऑक्सीजन से जुड़ा है अगर कार्बन तो ये हरकत होगी। अगर आपका कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है तो ये हरकत होगी। आपका नाइट्रोजन सल्फर से जुड़ा है ये हरकत होगी। इनके साथ में ही यूजुअली आपको हेट्रोलेटिक क्लीवेज देखने को दिखाई देगा या देखने को मिलेगा। और उसके अलावा या तो आयोनिक हो, या तो आयोनिक हो, जैसे कि NaOH, NaOH, NaCl, KOH, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इतने चीज अगर आपने समझ ली तो आपको हेट्रोलेटिक क्लीवेज तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अभी कैसे होगा देखिए। यहां पर क्या होगा कि अगर आपका कार्बन लेट से यहां पर अटैच्ड है OH के साथ, H, H और H। अब यहां पर आप देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम हमारे हाइड्रोजन को भी थोड़ा सा दूर करके बना लेते हैं ताकि आपको जब मैं इसको तोड़ के बताऊं तो मज़ा आए समझने में। O, ये H और ये इसके दो लोन पेयर। हम लोग जानते हैं हमारे ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं।
अब होगा क्या, जब ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वी कैन से इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा तो ऑक्सीजन अपनी आदत से मजबूर अपने इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर खींचेगा, लेकिन ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा। इसलिए मैंने इस बॉन्ड के ऊपर से एक इस तरीके का कर्व एरो बनाया। हमेशा ध्यान रखना, आपको इस तरीके का कर्व्ड एरो बनाना है। यू मस्ट मेक दिस कर्व्ड एरो जिसका हेड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा और इसकी टेल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ होगी। तो अब आपका बॉन्ड टूटेगा, और जब आपका बॉन्ड टूट जाएगा तो ये ऐसा ही है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका O और H अलग हो गया, OH अलग हो गया, ये लोन पेयर पहले से था, ये लोन पेयर पहले से था। अब ये वाला देखो यहाँ पर नया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट अब सेक्सटेट में कन्वर्ट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सटेट? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो अब टेक्निकली जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन हुआ करता था वो अब छीन के ले जा चुका है आपका ऑक्सीजन। तो कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था ऑक्सीजन से, उसके जाने का गम नहीं है, गम उस इलेक्ट्रॉन के जाने का है जो कार्बन का हुआ करता था, अब वो इसका नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, एक इसने हाइड्रोजन से शेयर किया हुआ है, तो ये सब ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, पट्टा ये इलेक्ट्रॉन कहीं से चुरा लाया। तो देखो इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है? नहीं, ये तो ऑक्सीजन से चुरा के लाया, इसलिए इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के क्लीवेज को बोलते हैं हेटेरोलेटिक क्लीवेज, जहां पर इलेक्ट्रॉन का बराबर से बंटवारा ना हो। जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपने शेयर किया था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप लोगों ने शेयर किया था, वो अनइवन ब्रेक हो, इट ब्रेक्स अनइवनली। इसका ब्रेकडाउन कैसा हो जाए? अनइवन हो जाए, बराबर बंटवारा ना हो। दो भाई बहनों में, जिसको बोलते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, एक भाई है एक बहन है, तो बाप की सारी प्रॉपर्टी भाई को मिलेगी, बहन की शादी कर दी और उसको बोला निकल, अब इस प्रॉपर्टी में तेरा कोई हक नहीं, चल निकल, पहली फुर्सत में जा अपनी पति की प्रॉपर्टी पे ऐश कर। ये चीज यहाँ पर हो गई, बेटे को सब कुछ मिल गया, बेटी को भगा दिया। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे बात? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भी तरीके की? तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, अब इस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटायन बन गया। कौन सा कैटायन? ये बन गया कार्बोकैटायन। वाई कार्बोकैटायन? कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज। और ये बन गया तुम्हारा एनायन। क्या बात समझ में आ गई? इट बिकम कार्बोकैटायन। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? जल्दी से इसको नोट कर लो ताकि मैं आपको इसके बारे में और इन डेप्थ और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकूं। नोट करो, ठीक है? डन? चलिए ग्रेट। तो थोड़ा सा मिटाएंगे और अब सिर्फ हमारे कार्बोकैटायन पे फोकस करेंगे। क्यों भाई? सबस्ट्रेट तो यही है ना, सबस्ट्रेट तो यही है ना, माना कि नहीं? यही सबस्ट्रेट है भाई, कार्बन प्रोवाइड करेगा ना प्रोडक्ट में, तो इसी को सबस्ट्रेट बोलेंगे, तो हमारा फोकस तो उसी पे होना चाहिए। अब एक बात बताओ, कार्बन, इसके पास में एक हाइड्रोजन यहाँ, एक OH यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ये ऐसे ही हुआ करता था। और जब इसका हेट्रोलेटिक क्लीवेज हुआ, ब्रूम ब्रूम टुई, तो ये क्या हो गया? टुई टुई टॉ 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 टॉ, नेगेटिव चार्ज। और ये हो गया टुई
टुई टुई टुई एंड ट्रर। अब मुझे एक बात बताओ सर, आपने यहाँ पर क्या किया? मेरे बच्चे बुलू 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 बुलू, यहाँ पर आपको इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं दिख रहा? यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3। क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड। सो द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन जब मैं इस कार्बोकेटायन की बात करता हूँ मेरे प्यारे गुलगुलो, तो इस कार्बोकेटायन में जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार नजर मारना। भाई 1s तो कोई पार्टिसिपेशन देता ही नहीं है, तो मरे के समान है। ये हो गया तुम्हारा 2s और ये तुम्हारा 2px, 2py एंड 2pz। इमेजिन करो 2pz का एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन छीन के ले गया। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली 2pz में था। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। समझ गए लोचा? अब भैया हाइब्रिडाइजेशन के रूल के हिसाब से तो वो ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, वो ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अब हाइब्रिडाइजेशन बदल के क्या हो जाएगा? sp2। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2। इसको ही बोलेंगे sp2 sp2 sp2। और इन तीनों के अंदर एक एक और एक इलेक्ट्रॉन। तब जब सामने से आपका हाइड्रोजन आएगा, अपना s ऑर्बिटल लेकर आएगा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। क्या बात समझ में आ गई? अब जब हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 हो गया तो बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा और शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में भी जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा। टाणा 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 टाणा। नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात समझो, और एक इंपॉर्टेंट बात समझो। ये जो कार्बोकेटायंस होते हैं कितने टाइप के होते हैं? ये जो आपके कार्बोकेटायंस हैं ये कितने टाइप के होंगे? तो बेसिकली आप देखेंगे कि आपके कार्बोकेटायंस अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है आपका मिथाइल केटायन। सबसे पहला कौन सा होता है? मिथाइल कार्बोकेटायन। मतलब कि इसके अंदर आपके कार्बन के पास में भूम भूम और भूम 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब बेसिकली इसको कुछ किताबों में आपको सिंपल CH3 पॉजिटिव एक मिथाइल के तौर पर लिखा हुआ दिखता है। दूसरे कैटायन होते हैं आपके प्राइमरी कार्बोकेटायंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी कार्बोकेटायंस? तो मेरे प्यारे गुलगुलो, यहाँ पर आपके कार्बन से एक कोई सा भी अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। हम लोग जानते ही हैं R का मतलब कोई भी एक अल्काइल ग्रुप। मिथाइल यानी कि CH3, इथाइल यानी कि C2H5। तो चलो इमेजिन करो यहाँ पर मैं R की जगह CH3 जोड़ देता हूँ, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया मैंने, बाकी 2 हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटायन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये आपको कैसा लिखा हुआ दिखेगा किताबों में? CH3 CH2 पॉजिटिव, या आप इसको RCH2 पॉजिटिव के तौर पे लिखोगे तो ज्यादा बेहतर। फिर आएगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सर सेकेंडरी कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है? तो मेरे गुलजारी लाल, सेकेंडरी कार्बोकेटायन तुम्हारे पास में एक अल्काइल ग्रुप दूसरा अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होता है इस प्रकार कार्बोकेटायन से। यहाँ पर R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, R और R डैश डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप R की जगह बना लीजिए CH3 और यहाँ पर आप R की जगह बना लीजिए C2H5। तो ये तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? RCH R डैश पॉजिटिव। उसके अलावा तुम्हारे पास में चौथा और आखिरी कार्बोकेटायन होता है टर्शरी कार्बोकेटायन। यहाँ पर आपके कार्बोकेटायन के पास में 3
अल्काइल ग्रुप होंगे और तीनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग होंगे। हो सकता है तीनों अलग अलग हो सकता है तीनों सेम हो सकता है दो सेम हो और तीसरा अलग हो सकता है पहले दो अलग हो और ये दोनों सेम हो। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। ये तीनों सेम हो सकते हैं, तीनों अलग हो सकते हैं, ये दोनों सेम ये अलग, ये दोनों सेम ये अलग, ये दोनों सेम ये अलग, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या लिखेंगे, आर सी आर डैश आर डबल डैश पॉजिटिव। तो आपके पास में टेक्निकली इतने कार्बोकैटायंस हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सर इसका इस्तेमाल कैसे होगा? आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने ये केमिकल रिएक्शन करी तो आपका सबस्ट्रेट, क्योंकि ये कार्बन सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट में जो कार्बन आएगा वो इस कार्बन मतलब इसकी वजह से ही आएगा, तो ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है। अब इसका OH इसको छोड़ के भाग गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। तो आप बता सकते हो किस तरीके का केटायन बनाइए? हाँ सर, ये मिथाइल केटायन है। अब अगर मान लो ये मिथाइल केटायन स्टेबल ही नहीं है, हम तो वैसे जानते हैं कि सारे ही केटायन अनस्टेबल होते हैं, ये जितने केटायंस होते हैं ये सभी अनस्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल होता है वो हमेशा रिएक्टिव होता है। तो ऑल कार्बोकैटायंस आर हाईली रिएक्टिव। सभी हाईली रिएक्टिव होंगे भाई, तभी तो रिएक्शन होगी ना। मेरी बात समझो, अभी तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल था, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया तरीके से पेयर्ड थे, इसका ऑक्टेट पूरा था, इसको कोई तकलीफ ही नहीं थी। अब तकलीफ हुई है जनाब को जब इन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो अब ये भागेंगे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या, ये अनस्टेबल हो गया, मतलब हाईली रिएक्टिव हो गया। लेकिन हमें ये पता करना होगा कि मिथाइल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ज़्यादा स्टेबल कौन है। ये तो सारे अनस्टेबल, लेकिन हम बोलते हैं ना अंधों में काने राजा। भाई अगर तुमको जूस नहीं मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही है, तो कम से कम पानी मिल जाए। समझ लो, एक बॉटल भर के पानी नहीं मिल रहा तो एक ग्लास भर के पानी मिल जाए, या एक बॉटल में से 2 घुट पानी मिल जाए, 2 बूंद जिंदगी की मिल जाए तुमको। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन सभी अनस्टेबल कार्बोकैटायन में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा मेरे गुलगुलों कि जब तुम्हारा सबस्ट्रेट इस तरीके का बॉन्ड ब्रेक करेगा और मान लो कि ये बहुत अनस्टेबल है, मतलब बनते टूट जाए, बनते टूट जाए, बनते टूट जाए, तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सबस्ट्रेट टूटा है। अभी वो अटैकिंग रिएजेंट आकर इस पर अटैक करेगा ना। याद करो, ये तो क्लोरीन निकला, कार्बन निकला। अब मान लो सामने से क्लोरीन आकर इस कार्बन पर अटैक करना चाहता है। क्लोरीन आया और इस कार्बन पर अटैक करके CH3Cl बनाना चाहता है, CH3Cl। लेकिन क्लोरीन अटैक करेगा कब? जब ये बचेगा। ये तो बना टूट गया, बना टूट गया, बना टूट गया। तो क्लोरीन आएगा और देखेगा, है कहाँ गया, मैं किस पे अटैक करने आया था, ये तो टूट गया। तो भैया तुम्हारा कार्बोकैटायन स्टेबल तो हो, तो हमें कहाँ पर प्रोडक्ट मिलने की संभावना ज़्यादा है, हमें कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपका कार्बोकैटायन कौन सा है। तो अब हम ये देखेंगे कि जब इस प्रकार हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और आपका सबस्ट्रेट एक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, तो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, ताकि जो अटैकिंग रिएजेंट आकर जब इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा तो हमें ज़्यादा यील्ड मिले, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, हमें ढेर सारी मात्रा में प्रोडक्ट मिले। क्यों? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट के सामने ये बचना तो चाहिए। भाई जैसे मान लो मेरी और तुम्हारी लड़ाई हुई और मैं बोल रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ गुंडे लेके, और मैं गुंडे लेके निकल गया। अब मैं आया और तुम लोग खड़े हो, सर आ रहे हैं, गुंडे लेके आ रहे हैं, क्या करूँ, फट रही है, गायब हो गए, मिस्टर इंडिया बन गए। तो मैं लड़ूंगा किससे? लड़ाई खत्म, मैं मेरे दोस्तों को बोलूँगा तुम भी निकलो, काहे की पार्टी, मारा पीटी तो हुई नहीं। लेकिन जब सामने वाला बोलेगा अच्छा तू गुंडे ला रहा, रुक मैं भी गुंडे लाता हूँ, तुम भी आगे खड़े हो गए, मैं भी आगे खड़े हो गया, अब होगी फाइट, तब तो मज़ा आएगा। तो जब तक ये स्टेबल नहीं होगा, रिएक्शन कहाँ से होगी? तो हम लोग इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं।
बट एक बार ज़रा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो ग्रेट। तो अब हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब देखो सिंपल सा गणित है, सिंपल सी एक इमेजिन चीज करना। एक घर है, वहां पर एक न्यू बॉर्न बेबी आया है अभी। एक घर है जिसका नाम है कार्बन, एक घर है जिसका नाम है कार्बन, और उस घर में अभी अभी एक न्यू बॉर्न बेबी आया है, ये रहा, ये खूब रो रहा है। अब इस घर के सारे बड़े लोग गायब हो गए, सारे बड़े लोग पिकनिक मनाने चले गए, और पिकनिक मनाने जाते वक्त 3 छोटे छोटे बच्चों को इस घर में छोड़ गए। ये तीनों बच्चे नर्सरी के हैं, ये तीनों बच्चे नर्सरी के हैं, और ये अभी अभी पैदा हुआ है। क्या लगता है क्या होगी हालत? क्या इस छोटे बच्चे को ये 3 छोटे छोटे बच्चे संभाल सकते हैं? क्या इस न्यू बॉर्न बेबी को ये तीनों नर्सरी के बच्चे संभाल सकते हैं? अबे इनको खुद को धोते नहीं आती खुद की। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया, एडल्ट बातें। सर ऐसा मत बोला करो, हम घर पे पढ़ते हैं। हाँ मैं भी घर पे पढ़ाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों को अपनी नाक साफ करते नहीं आती, क्या वो इसकी पॉटी साफ कर पाएंगे? ये तीनों अपनी पॉटी नहीं साफ कर सकते, क्या इसकी साफ कर पाएंगे? इन शॉर्ट हाइड्रोजन बीइंग अ वेरी स्मॉल एटम, हाइड्रोजन एक बहुत छोटा एटम है, ये इस कार्बोकेटायन पे, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको किसी भी तरीके से स्टेबलाइज नहीं कर सकता, इसको किसी भी तरीके से स्टेबलाइज नहीं कर सकता। क्या बात समझ में आ गई? देयर इज नो ऑप्शन फॉर दीज स्मॉल हाइड्रोजन टू स्टेबलाइज द कार्बन। समझ में आ रही बात? अच्छा, स्टेबलाइजेशन से क्या मतलब है यार? इस कार्बन को अल्टीमेटली जरूरत किस चीज की है? इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। अब मान लो अगर यहां पर कोई ऐसा एटम अटैच्ड होता जिसके पास में लोन पेयर होता, या जिसके पास में थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते। भाई इसके पास में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है उसके पास में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो वो अपने थोड़े से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देता। तो कार्बन को लगता है कि हाँ भले ही मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, पर मेरे पास में ऐसे लोग हैं जो मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस बच्चे को ये फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ अगर मुझे भूख लगेगी, अगर मुझे सूसू आएगी, अगर मुझे पॉटी लगेगी, तो मेरी पॉटी धोने के लिए, मेरे से सूसू कराने के लिए और मुझे खाना खिलाने के लिए लोग हैं। यहाँ पर इस कार्बन को किसकी ज़रूरत है? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे जिनके खुद के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके खुद के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से सप्लाई करेंगे? नो चांस। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसे बड़े ग्रुप हों जिनके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, या एक ऐसी स्पीशीज हो जैसे मिथाइल ग्रुप CH3, एक कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन के 9 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन का एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन का बादल होगा। तो कार्बन को लगता रहेगा कि हाँ यार यहाँ पर एक बड़ा इलेक्ट्रॉन का बादल है। कार्बोकेटाइन को क्या लगेगा कि हाँ मेरे पीछे एक बड़ा इलेक्ट्रॉन का बादल है, अगर मुझे कभी कुछ होगा तो वो मुझे शायद इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो बोलेगा चलो ठीक है मैं स्टेबल फील कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो स्टेबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना आपका जो मिथाइल कैटायन होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है। फिर इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी आपके प्राइमरी वाले की। कैसे? चलो मान लो मेरे पास में यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास में 2 हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ, इस घर के लोग भी पिकनिक पर गए, इस घर के लोग भी पिकनिक पर गए, और 2 छोटे छोटे बच्चे जिनसे खुद की नहीं धुल रही है वो तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा मिथाइल ग्रुप छोड़ के गए। यानी कि हो सकता है घर पे इनकी मम्मी को या दादी को या नानी को, किसी को छोड़ के गए जिनको बच्चे संभालने की आदत है। तो अब क्या होगा, थोड़ी स्टेबिलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि इस कार्बन को, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, आप देखो उसके पीछे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ बल्की ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? एक बल्की ग्रुप है। बल्की मतलब मोटा ताजा अच्छा गोल मटोल ग्रुप है, जिसमें कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और ये इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन से शेयर कर रखा है। मतलब टोटल इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन का एक अच्छा हैवी और मजबूत क्लाउड है, जो लगातार इस कार्बन को पीछे से बोल रहा है डर मत मैं हूँ, डर मत मैं हूँ, डर मत मैं हूँ। तो बेसिकली देयर इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस बल्की ग्रुप, क्योंकि अल्टीमेटली कार्बन को चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन, और पीछे अगर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा तो ये थोड़ा सा बेहतर फील करेगा। तो आपके जितने भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, हो सकता है यहाँ पर C2H5 हो
हो सकता है यहाँ पर कोई बेंजीन का रिंग हो सकता है यहाँ पर 5 कार्बन की चेन हो। अब जितनी बड़ी कार्बन की चेन होगी उतना मज़ेदार काम रहेगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना, जितना बल्कि होगा उतना स्टेबल होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी होगी? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपके कार्बन के पास में घर पर हमें एक छोटू सा बच्चा छोड़ के जाएं, लेकिन घर पे एक मम्मी के साथ साथ एक नानी छोड़ जाएं, या एक दादी छोड़ जाएं, या एक चाची छोड़ जाएं, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका खुद का एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन इसके पास में, और इसका भी एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस कार्बन को, जिसको एक पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको ये वाले बल्की ग्रुप और ये बल्की ग्रुप क्या बोलेंगे? यानी ये अल्काइल ग्रुप्स लगातार क्या बोलेंगे? डर मत, मैं हूँ, डर मत, मैं हूँ, डर मत, तेरा इलेक्ट्रॉन गया तो कोई बात नहीं, अपने पास में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, डोंट वरी, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी विच इज़ मोर स्टेबल। एंड अल्टीमेटली अब आपको समझ में ही गया होगा, इतने तो गुलगुले मेरे प्यारे हैं, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में इस घर में जिसमें अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, यहाँ पर घर के बाहर कोई नहीं गया है, सब बड़े लोग घर पे अवेलेबल हैं, जितने ही बड़े लोग हैं सब घर पे अवेलेबल हैं। एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पीछे है, एक उतना ही बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी है। तो अब आपके कार्बन के पास में 3 बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अवेलेबल है, 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स अवेलेबल है। तो ये कार्बन डरेगा क्या? बोलेगा नहीं, मेरे को तो यहाँ से भी सपोर्ट है, मेरे को तो यहाँ से भी सपोर्ट है, मेरे को तो यहाँ से भी सपोर्ट है। तो टर्शियरी इज मोस्ट स्टेबल। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा और आपका कार्बन कार्बोकेटायन बनाएगा, तो रिएक्शन मीडियम में सबसे ज़्यादा देर तक कौन टिकने की ताकत रखता है? टर्शियरी वाला। समझ में आ रही बात आपको? और सबसे जल्दी बनते टूट कौन जाएगा? मिथाइल वाला। दिस इज द स्टेबिलिटी फैक्टर, दिस इज द स्टेबिलिटी फैक्टर। तो आप यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर भी इसका ध्यान रखिएगा, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नोट करो जल्दी से। ठीक है, हो गया? अच्छा, अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर ही एक चीज और डिस्कस करवा देता हूं। वैसे ये यूजुअली कम देखी जाती है, ज़्यादा इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं देखा जाता, बट होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो मान लो अब आपके पास में कार्बन है और ये कार्बन एक मेटल M से जुड़ गया। नाउ दिस M इज अ मेटल। अब M की जगह यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉपर आ जाए, सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, सेजियम आ जाए, एक्सेट्रा। अब हम लोग सब जानते हैं कि जो आपका मेटल होता है इट इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। metals are always electropositive because they are very good donor of electrons, they are very good donor of electron। तो अब मजबूरी में कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। भाई मेरी बात सुनो, अगर एक टीम में सारे अंधे हैं और उस टीम में एक प्लेयर है जो काना है, तो अपन बोलते हैं ना अंधों में काना राजा। ठीक उसी तरह जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन मेटल के मुकाबले कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। कार्बन के मुकाबले मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कार्बन डोनेट नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, वो बीच का है, वो सिर्फ शेयर करेगा। ये टिकटॉक है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जानबूझ के अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन को डोनेट करने की जिद पकड़ लेगा। तो अब आप देखो, मैंने एरो का मुंह कार्बन की तरफ मोड़ दिया है और मैंने एक डबल हेडेड एरो बनाया है और कर्व्ड एरो बनाया है। इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर से मैंने एरो घुमा के इस एटम की ओर दर्शाया है। दैट मीन्स अब आपके कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ब्लैक कलर से मैंने कार्बन का इलेक्ट्रॉन बनाया है और ये रेड कलर से मैंने मेटल का इलेक्ट्रॉन बनाया। इसने मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लिया और अब आपका मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव चार्ज ले लिया और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका ऑक्टेट अभी भी पूरा है, लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसका है,
ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये और ये तो शेयरिंग में, लेकिन ये इसने मेटल का इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लिया, दैट मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो इट बिकम्स कार्बो एनायन और वी कैन से कार्ब एनायन, और ये बन जाएगा आपका जनरल कैटायन। तो ध्यान रखना हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपका सबस्ट्रेट जो रिएक्शन में प्रोडक्ट को कार्बन सप्लाई करेगा वो एनायन भी हो सकता है, वो कैटायन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है और कार्बन से कौन अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अच्छा, अब मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि आपका कार्बो एनायन भी 3 तरीके का होगा, एक मिथाइल एनायन CH3 नेगेटिव, फिर इससे ज़्यादा होगा प्राइमरी एनायन CH2 नेगेटिव, फिर होगा तुम्हारा सेकेंडरी एनायन R नेगेटिव, और फिर होगा तुम्हारा टर्शरी एनायन R नेगेटिव। और स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होगा बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, स्टेबिलिटी इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी इफेक्ट वगैरह इसका डिस्कस नहीं करते क्योंकि इतने ज़्यादा एनायंस वगैरह हमको देखने को नहीं मिलते, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, ध्यान आपको बस इतना रखना है, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। कार्बो एनायन भी बन सकता है, इतना नोट करो। फिर हम चलते हैं होमोलेटिक फिशन की तरफ, जहां पर बराबर बंटवारा होगा, नोट करो। ठीक हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट एंड द अनदर टाइप ऑफ फिजन जिसको बोलते हैं होमोलेसिस। मोमो, ये मोमोस का भाई तो नहीं है, होमोलेटिक। होमोलेटिक क्लीवेज ना, होमो का मतलब हम लोग सब जानते हैं सेम, एंड लाइटिक का मतलब ब्रेक। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 भाई हैं, एक बापूजी के 2 भाई, दोनों में बटेगा बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलेटिक क्लीवेज यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ देखने को मिलेगा सर? हमेशा ध्यान रखना, ये आपको नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यू कैन ऑलवेज सी सच टाइप ऑफ क्लीवेज इन नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब जहां पर देर इज अ वेरी लेस और देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ एटम्स। एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में लगभग ना के बराबर, लगभग जिसको कहना चाहिए बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंस हो, वहां आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको परेशान करने ही करूंगा मैं। जैसे मान लो कि उसमें क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये इसका ऑक्टेट, ये इसका ऑक्टेट, और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन शेड। अब मुझे बताओ, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये किस टाइप से टूटेगा? आप बोलोगे सर ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इसकी भी होगी, तो इन दोनों में दोनों ताकतवर। तो अब क्या होगा, अब इसका कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल इक्वल तरीके से टूटेगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने जो एरो बनाया है, ये एरो कैसा बनाया है मैंने, ये एरो मैंने इस तरीके से बनाया है, ये इसमें एक ही हुक बनाया है। दिस एरो इज कॉल्ड एज फिश हुक एरो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिश हुक एरो? वो मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने का चारा होता है ना, मछली पकड़ने का चारा, ये कुछ वो है, तो इसको फिश हुक एरो बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, सच टाइप ऑफ एरो फिश हुक एरो, और ये हमेशा आपको होमोलेटिक क्लीवेज के अंदर इस्तेमाल करना है। होमोलेटिक क्लीवेज शो करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे, अगर ये नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने ये बना दिया तो मैं क्या समझूंगा, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और दूसरा कैटायन बन गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया वो एनायन बन गया। यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर क्या होगा, ये बन गया क्लोरीन, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप लोग सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन शो करेंगे जो ये तोड़ के लाया है, वो नहीं शो करेंगे जो इसके ऑलरेडी लोन पेयर है।
समझ में आ गई बात आपको? तो हम सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन शो करेंगे जो ये बॉन्ड तोड़ के लाया है, ये तो ऐसा दिखाई देगा। नाउ गाइस, ना तो ये कैटायन है ना तो ये एनायन है, क्योंकि ना तो इन पर पॉजिटिव चार्ज है ना तो इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनको क्या नाम देंगे? दे आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। दीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स। ध्यान रखिएगा, जितना आपका कैटायन और जितना आपका एनायन रिएक्टिव है उतने ही ज्यादा रिएक्टिव ये भी होते हैं। दीज आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव इन नेचर। दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि इन्हें भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। आप देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होंगे बिकॉज दे नीड इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल देयर ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये भागेंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा, आई रिपीट, बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अगर हम लोग बात करें हमारे कार्बन की, तो अगेन हमारे कार्बन के कितने फ्री रेडिकल हो सकते हैं? पहला हो सकता है CH3, ये हो जाएगा आपका मिथाइल रेडिकल। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? CH3 CH2 और एक इलेक्ट्रॉन अपना खींच लाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल। फिर दूसरा हो जाएगा आपका CH3 CH3H और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी रेडिकल। और तीसरा हो जाएगा CH3 CH3 और फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा आपका टर्शरी फ्री रेडिकल। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीके से क्यों बनाया है? क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जितने ज्यादा बल्की ग्रुप्स होंगे, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ये सेंटर वाला कार्बन उतना ज्यादा स्टेबल फील करेगा। अब यहां पर भले इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करना है? इसको पेयरिंग करना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की नीड कैसी हो गई? पेयरिंग वाली, तो इसको पेयरिंग करना है। तो ये बल्की ग्रुप पीछे से क्या बोलेंगे? डर मत, हम हैं, तेरे को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, लेकिन हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो तू घबरा मत, हम तेरे को स्टेबलाइज करेंगे। तो ये आपके कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बिल्कुल सेम रहेगा। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बिल्कुल क्या रहेगा? सेम रहेगा। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? पक्की बात, श्योर शॉट। तो ये हो गया आपका होमोलेटिक क्लीवेज। एक बार जरा इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। पक्का? कोई परेशानी? अच्छा, ये कहाँ देखने को मिलता है? यूजुअली अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो जैसे कार्बन और आयोडीन के बीच में, यूजुअली आपके कार्बन और आपके आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो यूजुअली आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर आपका जो CH3 है वो एक फ्री रेडिकल ले आया और आपका आयोडीन अपना फ्री रेडिकल लेके अलग हो गया, तो यहां पर ये बन गए फ्री रेडिकल। ठीक है ना? तो इस तरीके से होमोलेटिक क्लीवेज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर दो भाइयों के बीच में बराबर बंटवारा हो रहा है। देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल बराबरी से टूट रहा है, एक तू ले जा एक तू ले जा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में वही आपका स्टेबिलिटी वाला इफेक्ट ही काम करेगा, इसके अलावा और कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर टू यू मेरे प्यारे बच्चों? हमेशा नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ये देखने को मिलता है, ये जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो, जैसे यहाँ पर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड देखा। अब अगले लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझाऊंगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है वो सिखाऊंगा। फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे और हमारा ये टॉपिक स्कूल लेवल पर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप स्कूल लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड्स को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करें, तो हार्डली 2 लेक्चर, इन 2 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू फिनिश द टॉपिक। टिल देन डोंट वरी, हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।